तो चलिए आज जीव विज्ञान के सबसे गहरे सवालों में से एक को समझते हैं। आखिर कैसे एक छोटा सा मॉलिक्यूल यानी डीएनए एक पूरे जीव को बनाने के सारे निर्देश अपने अंदर रखता है। ये कहानी है जानकारी के बहाव की, जिसे हम सेंट्रल डॉगमा के नाम से जानते हैं। तो यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। जरा सोचिए, एक अणु में इतनी सारी जानकारी कैसे पैक हो सकती है जो ये तय करे कि कोई जीव कैसा दिखेगा, कैसे काम करेगा और असल में वो होगा क्या। चलिए इस कोड को मिलकर डिकोड करते हैं। तो हमारे इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम जीवन के इस सीक्रेट ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये कैसे पैक और कॉपी होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि इस ब्लूप्रिंट से प्रोटीन कैसे बनते हैं। फिर हम जीन को कंट्रोल करने वाले स्विच को समझेंगे और आखिर में इसके आज के जमाने में हो रहे इस्तेमाल पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर वैज्ञानिकों को यह पता कैसे चला कि डीएनए ही जिंदगी का असली मास्टर इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, कोई और चीज जैसे कि प्रोटीन नहीं। ये कहानी कुछ बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट्स की है। देखिए, ये कहानी एकदम से सामने नहीं आई, बल्कि टुकड़ों में जुड़ी। शुरुआत हुई 1928 में ग्रिफिथ के प्रयोग से, जहां उन्होंने देखा कि कोई रहस्यमयी चीज बैक्टीरिया को बदल सकती है। फिर 1944 में एवरी और उनके साथियों ने साबित किया कि वो रहस्यमयी चीज डीएनए ही है। और आखिर में 1952 में हर्शे और चेज ने वायरस पर एक्सपेरिमेंट करके पक्का कर दिया कि जेनेटिक जानकारी डीएनए ही लेकर जाता है, प्रोटीन नहीं। और फिर आए वॉटसन और क्रिक, जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दुनिया के सामने रखा, एक खूबसूरत डबल हेलिक्स। इसकी सबसे खास बात है बेस पेयरिंग। ए हमेशा टी से जुड़ता है और जी हमेशा सी से। यह कोई मामूली डिजाइन नहीं है, यही वो चीज है जो डीएनए को अपनी एकदम सही कॉपी बनाने और जानकारी को महफूज रखने की जबरदस्त ताकत देती है। ठीक है, तो अब हमें ब्लूप्रिंट तो मिल गया, लेकिन अगली चुनौती पता है और भी बड़ी थी। इतनी सारी जानकारी को एक नन्ही सी कोशिका के अंदर मैनेज और कॉपी कैसे किया जाए। जरा सोचिए, ये कमाल की इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। अगर किसी एक कोशिका से डीएनए को सीधा किया जाए तो वो लगभग 2 मीटर लंबा होगा। तो कुदरत इसे इतनी छोटी सी जगह में फिट कैसे करती है? इसका जवाब डेटा कंप्रेशन के एक बहुत ही शानदार तरीके में छिपा है। और इसका समाधान है सुपर कॉइलिंग। होता क्या है कि पहले डीएनए हिस्टोन नाम के प्रोटीन के चारों ओर लिपटता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे धागा मोतियों पर लिपटा हो। फिर ये मोती और कसकर लिपटकर क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं। और आखिर में जब कोशिका को विभाजन होता है तो ये फाइबर और भी ज्यादा कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। पैकेजिंग तो हो गई, पर इसे कॉपी कैसे किया जाए? इसके लिए प्रकृति एक बहुत ही चालाक लेकिन असरदार तरीका अपनाती है, जिसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसका मतलब है आधा बचा हुआ। मतलब हर नई डीएनए कॉपी में एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक नया। इससे होता यह है कि गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। यह पूरा प्रोसेस एक मॉलिक्यूलर असेंबली लाइन की तरह काम करता है। हेलिकेज नाम का एंजाइम एक जिप की तरह डीएनए को खोलता जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एक कारीगर की तरह नए स्ट्रैंड बनाता है और डीएनए लाइगेज गोंद की तरह आखिर में टुकड़ों को जोड़कर काम पूरा कर देता है। ये एक बहुत ही तेज और एकदम सटीक प्रक्रिया है। चलिए अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर ये डीएनए ब्लूप्रिंट असल में जिंदगी की मशीनरी यानी प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल कैसे होता है? इसका पहला कदम है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए से एक वर्किंग कॉपी बनाना, जिसे एमआरएनए कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो ये काम बड़ा सीधा साधा है, लेकिन हम जैसे यूकैरियोटिक जीवों में मामला थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है। यहाँ एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर भेजने से पहले उसकी अच्छी खासी एडिटिंग होती है। उसके सिर पर एक कैप और आखिर में एक पूंछ लगाई जाती है ताकि वो सुरक्षित रहे। साथ ही बीच के बेकार हिस्सों यानी इंट्रॉन्स को काट कर हटा दिया जाता है। अब सवाल यह है कि इस एमआरएनए को पढ़ा कैसे जाता है। यहीं पर आता है जेनेटिक कोड। ये कोड 3 अक्षरों वाले शब्दों से बना है, जहां हर शब्द का मतलब एक अमीनो एसिड होता है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये कोड यूनिवर्सल है, मतलब एक बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक सब में एक ही भाषा चलती है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि धरती पर जीवन का स्रोत एक ही है। और आखिर में हम पहुंचते हैं ट्रांसलेशन पर। यहां पर राइबोसोम एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, जो एमएनआरएनए ब्लूप्रिंट को पढ़ता है। टीआरएनए मॉलिक्यूल डिलीवरी ट्रक की तरह सही अमीनो एसिड लाते हैं
और राइबोसोम उन्हें एक एक कर जोड़कर प्रोटीन की एक लंबी चेन बना देता है। जैसे ही स्टॉप का सिग्नल आता है, तैयार प्रोटीन रिलीज हो जाता है। अब देखिए, एक कोशिका में हजारों जीन होते हैं, लेकिन वो हर वक्त सारे के सारे इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा करना तो ऊर्जा की बर्बादी होगी। तो फिर वो ये कैसे तय करती है कि कौन सा जीन कब चालू करना है और कब बंद? इसका जवाब जीन रेगुलेशन में छुपा है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों के पास एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है, बैक्टीरिया में मिलने वाला लैकोपेरॉन। ये एक बहुत ही सरल और शानदार जेनेटिक स्विच है जो माहौल के हिसाब से काम करता है। इसका लॉजिक बहुत सीधा और सिंपल है। जब लैक्टोज यानी एक तरह की चीनी मौजूद नहीं होती, तो एक रिप्रेसर प्रोटीन जीन को ब्लॉक कर देता है, मतलब सिस्टम ऑफ। लेकिन जैसे ही लैक्टोज आता है, वो इस रिप्रेसर को हटा देता है और सिस्टम हो जाता है ऑन, ताकि बैक्टीरिया लैक्टोज को बचाने वाले एंजाइम बना सके। ये ऊर्जा बचाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इस सारी जानकारी का, इस पूरे कोड को समझने का असल दुनिया में क्या फायदा हुआ? सच कहूं तो इसने विज्ञान और मेडिसिन की दुनिया ही बदल दी। सोचिए, हमारे पूरे जेनेटिक कोड को पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चलाया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कई सालों की मेहनत के बाद पता चला कि इंसानों में लगभग 25,000 जीन होते हैं। ये जानकारी आज बीमारियों को समझने और उनका इलाज खोजने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी ज्ञान की वजह से दो बहुत बड़ी चीजें मुमकिन हो पाईं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने जेनेटिक बीमारियों के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो हमारे डीएनए के यूनिक पैटर्न का इस्तेमाल करती है, उसने फॉरेंसिक साइंस और पितृत्व परीक्षण जैसे फील्ड में क्रांति ला दी है। तो आखिर में ये सारी कहानी इस एक सीधे साधे नियम पर आकर टिकती है, सेंट्रल डॉगमा। आनुवांशिक जानकारी का बहाव डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन तक होता है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सुनहरा नियम है जो बताता है कि जिंदगी कैसे काम करती है। देखिए, हमने जिंदगी के कोड को पढ़ना तो सीख लिया है, पर अब क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी से हम इसे लिखना, मतलब एडिट करना भी सीख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में विज्ञान और शायद पूरी इंसानियत की दिशा तय करेगा।